की थी कि बिज़नेस की टर्म किस तरह यूज़ होना शुरू हुई है और बिज़नेस की टर्म की यूजेज पे बात करते हुए हम आगे गए थे और फिर मोरोवर हमने ये बात की थी कि बिज़नेस के मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ मायनों में कहा जाता है। फिर ये बात की थी कि बिज़नेस की ही टर्म है, नेगेटिव यूज़ हो जाती है जहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमने ये बात की थी कि बिज़नेस के एग्जिस्टेंस के पीछे ओनर होता है, ओनर के मोटिव से बिज़नेस डिराइव, बिज़नेस की विशेस, बिज़नेस के डिसीशंस ओनर के डिसीशंस के ओनर के मोटिव्स के हिसाब से चलते हैं। फिर हमने ये बात की थी आपसे कि एग्ज़ाम्पल दी थी एक फार्मेसी की और एक हॉस्पिटल की। उस एग्ज़ाम्पल के बाद हमने बिज़नेस की टर्म का एक नेगेटिव सा यूज़ आपको बताया था। उसके बाद बच्चों हमने बिज़नेस का नेगेटिव मीनिंग के ऊपर बात की थी कि भाई पैसा और सिर्फ पैसे को सोच के बिज़नेस किया जाए, वैल्यूज़ अकाउंट फॉर ना की जाएं और दूसरी और चीज़ों को नहीं देखा जाए तो ये नेगेटिव चीज़ होगी। उसके बाद हमने ये बात एक आपके सामने की थी कि कुछ दो ऑपोजिट वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन ऑपोजिट वर्ड्स से मिलके एक परफेक्ट मीनिंग बनता है। तो उसको मैंने कहा था कि उसको अंग्रेज़ी में ऑक्सीमोरॉन कहते हैं और ऐसे ऑक्सीमोरॉन्स बहुत सारे थे जिनमें से मैंने कुछ की एग्जांपल्स आपको दी थी कि भाई एग्जैक्ट एस्टीमेट ऐसी ही चीज़ है, परफेक्टली इल ऐसी ही चीज़ है और ओल्ड न्यूज़ भी उसी की एग्जांपल था और एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें हुई थी। फिर मैं कहता कि यार दोस्तों बिज़नेस किसे कहते हैं, तो आपने कहा था सर कोई ऐसी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी जो बिज़नेस करता है, जो एक इदारा करता है और नीयत ये होती है कि हम कुछ कमाएं और कुछ हासिल करें और कुछ अपनी कंपनी के लिए, ओनर्स के लिए अर्न करें, तो उसको आप बिज़नेस कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई देखो लेबॉर्ट्री, हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर, वो भी तो यही काम करता है, उसके पास भी तो पैसा बचता है, उसके पास भी तो प्रॉफिट होता है। तो आपने मुझे कहा था कि नहीं सर, उसके पास जो बचता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको सरप्लस कहते हैं, इसलिए सर आप उसको प्रॉफिट से मिक्स ना करें। ठीक है सर, देखने में तो प्रॉफिट ही दिखता है लेकिन है नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद हमने यहाँ पे बात आके रोक दी थी कि मैं बिज़नेस की एक डेफिनेशन पे बात करूँगा और आज की क्लास इस वक्त शुरू हो रही है तो अपने टाइम पे ही ख़त्म होगी, यानी कि जब लेक्चर का पूरा टाइम ख़त्म होगा उस वक्त क्लास को हम एंड करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी बात सुने, ये आज की क्लास का एजेंडा था कि हम बिज़नेस पे बात करेंगे। बिज़नेस की वो कौन सी डेफिनेशन है जो सर आपको बताने वाले थे। मैं शुरू करता हूँ बच्चों। मैंने आपसे कहा था भाई बिज़नेस को डिफ़ाइन करें। बिज़नेस का अगर बिल्कुल एक वर्ड ऑब्जेक्टिव बोलें तो क्या बनेगा बेटा बताओ? आप कहेंगे प्रॉफिट, सही है। लेकिन मैं बिज़नेस के बारे में आपसे ये बात करता हूँ कि बिज़नेस को अगर डिफ़ाइन करें तो हम यूँ कहा करते हैं कि हाउ डू यू डिफ़ाइन बिज़नेस, व्हाट बिज़नेस डज। तो इसका जवाब मैं यूँ दिया करता हूँ, द बिज़नेस ऑफ द बिज़नेस इज़ बिज़नेस। रिपीट, द बिज़नेस ऑफ द बिज़नेस इज़ बिज़नेस। इससे क्या बात समझ में आई? इससे ये बात समझ में आई, द बिज़नेस यानी काम, ऑफ द बिज़नेस इदारे का काम, एक्टिविटी का, ये जो इदारा है, जो ये एक कुछ लोगों का गिरोह है, कोई जमात है, कुछ हजरात हैं, कुछ अफराद हैं, कुछ लोग हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? द बिज़नेस ऑफ द बिज़नेस इज बिज़नेस। इन अदर वर्ड मैं यूं कहा करता हूं, द पर्पस, द एक्टिविटी ऑफ द बिज़नेस इज टू मेक प्रॉफिट। तो इसको बदल दिया मैंने यूं कह दिया, द बिज़नेस ऑफ द बिज़नेस इज बिज़नेस। तो मैं ये लिख देता हूं, आपके लिए याद हो जाएगा, द बिज़नेस ऑफ द बिज़नेस is business. The business of the business is business. एक सवाल उठता है, आज का टॉपिक भी साथ साथ शुरू हो रहा है। हम दो एरियाज की तरफ जाएंगे अभी एक साथ ही, यानी कि हम दो टॉपिक्स को एक साथ टच कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर चैप्टर बता सकते हैं, मैंने कहा नहीं, शुरू की कुछ क्लासेस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, जब आप मेरे साथ कुछ पढ़ लेंगे आपकी मुझसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आप ये समझ लेंगे कि सर साथ क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं। उसके बाद जब चैप्टर दिखाऊंगा
तो आपको लगेगा सर ने यही बातें तो की हैं, और आपको बुक से ज़्यादा गहराई के साथ प्रैक्टिकली वो चीज़ समझ में आ रही होगी। क्योंकि मेरी कोशिश यही होगी कि आपको उस जगह ले जाकर खड़ा कर दूं जिस चीज़ को आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोर्स में आगे एक एरिया आएगा, उस एरिया को हम कहेंगे कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है, तो मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सिचुएशन में आपको ले जाऊंगा और आप मेरे साथ चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ इमेजिन करें हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं और ये संडे की एक बहुत ब्राइट मॉर्निंग है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, और आपको ये ड्रेस भी नहीं लग रहा, आपको लगा कि हाँ यार मैं कैजुअल ड्रेस में हूँ, और तो आपकी सिचुएशन चेंज हो गई। सो यू कैन कीप योर सेल्फ इन एनी ऑफ द शूज इन एनी ऑफ द सिचुएशन इफ यू वॉन्ट। तो टीचर का काम यही होता है कि वो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे ले जाके वो चीज़ दिखा दे। आप हर जगह फिजिकली जाकर तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बाय द वर्च्यू ऑफ द टीचर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आप वर्चुअल रियलिटी में खुद ही इमेजिन कर लेते हैं। बात समझ में आई? और यही कमाल होता है कि आप इमेजिन कर लें, ये हमारी कामयाबी है। अब सुने, अब मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत अहम रही, बहुत ख़ास लेक्चर है आज का। बच्चों, बिजनेस जहाँ ऑपरेट करता है, सही है, बिजनेस को मैं BS लिख रहा हूँ, ठीक है। अब से बिजनेस जहां भी ऑपरेट करता है बच्चों, इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, इस बिजनेस से कोई ना कोई चीज रिलेट करती है, यानी कोई ना कोई रिलेटेड लोग होते हैं, इदारे होते हैं, कंपनीज कह लें या आप ये कह लें पीपल, रिलेटेड पीपल भी होते हैं, रिलेटेड कम्युनिटीज भी होती हैं, रिलेटेड फैमिलीज भी होती हैं, रिलेटेड कंपनीज भी होती हैं। पहले तो इस बात को समझें, जब बिजनेस एग्जिस्ट करता है और वो ऑपरेट कर रहा है, वो जिंदा है बिजनेस, तो बेटा इसका मतलब ये बनेगा कि उस बिजनेस का कोई ना कोई इंपैक्ट है लोगों पर, कम्युनिटीज पर, फैमिलीज पर और उससे रिलेटेड कंपनीज पर। जब बिजनेस ऑपरेट करता है तो बिजनेस की तो एक चार दीवारी होती है। भाई ये 5000 गज का प्लॉट है और इस 5000 गज के प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये कोई फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ पे कंपनी का फला प्लांट लगा हुआ है एंड सो ऑन। इसके अंदर जो कुछ है वो तो कंपनी है, लेकिन ये एक बाउंड्री है जो इसको इसके बताओ एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट कर रही है। बेटा बात क्लियर हुई? एक बाउंड्री है जो उसको उसके एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट कर रही है। आप एक इदारे के विजिट पे गए, क्विज, ये क्विज का नाम सुना है बच्चों आपने? ये क्विज के जूसेस हैं, बल्कि अब तो मेरे ख्याल है ये उसमें भी आ गए ना, सॉफ्ट ड्रिंक में आ गए। तो क्विज ये पाकिस्तानी ब्रांड है। आप यहां से जाते हैं हब चौकी की तरफ, हब चौकी पे जाने के बाद आप आगे चले जाएं, आगे सफर है अच्छा, उधर जाके ये फैक्ट्री दिखती है आपको। आप हब चौकी में, हब चौकी से जाके बलूचिस्तान लग जाता है ये, आप वहां पे एंटर हो जाते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। तो एक गार्ड होता है, वो दरवाज़ा खोलता है, आप उस गेट के थ्रू एंटर होते हैं और अब आप उसकी प्रेमिसेस में चले जाते हैं। मैं आपको एक कॉल करता हूं, बेटा आप कहाँ पे हो? तो आपका जवाब ये आता है, सर साहब मैं क्विज आया हुआ हूँ विजिट के लिए। बेटा क्या विजिट के लिए आए हो? सर साहब वो आपने कहा था ना सॉफ्टवेयर के क्लाइंट को विजिट करना है, आप मेरे एम्प्लॉई हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा अच्छा तुम ERP के लिए आए हुए हो। ERP कंपनी वाइड एक सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं, आसान लफ्जों में अभी यही समझे जो लोग नहीं जानते। मैंने कहा अच्छा तुम ERP की असेसमेंट के लिए आए हुए हो कि क्या इस कंपनी को ERP की ज़रूरत है नहीं है, तुम ये चीज़ असेस करने के लिए आए हो कि इनको ज़रूरत है, कितना बड़ा ERP चाहिए होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, हम इनको क्या बजटेड कॉस्ट दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें 30 मिनट्स बाद कॉल की, तुमने कहा यार साद भाई बस चाय पी रहा हूँ और अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने कहा कहाँ पे हो? आपने कहा सर मैं बस आप समझ लें कुछ पहले हूँ हब चौकी से, कुछ पहले हूँ। इसका मतलब तुम निकल चुके हैं वहाँ से,
तुमने असेस कर लिया था, बाहर तुम किसी ढाबे पे रुक के चाय पी रहे थे, तुमने ये नहीं बोला मैं क्विस्ट पे हूं, बिकॉज तुम उसकी बाउंड्री से निकल चुके हो, एक दूर एक रास्ता था, तुम वहां पे जाके एक होटल पे बैठ चुके हो। तो चूंकि तुम एक पर्टिकुलर जगह बैठ चुके हो, तो तुम मुझे ये नहीं कह रहे कि तुम क्विज में हो, हालांकि गए तुम क्विज ही थे। वजह यह कि क्विज की एक हुदूद थी, इस हद तक तो क्विज था, इसके बाहर की दुनिया क्विज नहीं है। इसका मतलब क्विज हो या कोई भी कंपनी हो, एक इदारा अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करता है, उससे रिलेटेड एक एनवायरनमेंट होता है जो उसको अच्छे अंदाज में, बुरे अंदाज में, पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है। बेटा बात समझ में आ रही है? यानी एक इदारा जब ऑपरेट कर रहा होता है तो उसके ऑपरेट करने में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ फैक्टर्स कैसे होते हैं बेटा बताओ? नेगेटिवली इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो जहां ऑपरेट कर रहा है वहां लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्रेज है, बहुत क्रेज है उधर लोगों को, तो बताओ बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, एक अच्छा फैक्टर है। बेटा जहां वो क्विज वाले अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां पे लोगों ने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स स्टैब्लिश कर ली हैं और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग रहते हैं, उधर हाइजेनिक चीजें और हेल्दी डाइट प्रेफर की जाती है, लार्जली वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक्स को डिस्करेज किया जाता है। अब बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो बच्चों तुमने मुझे पता है क्या बताया? तुमने बताया कि एक इदारा होता है यानी बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है। वो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें दो तरह की बातें होती हैं, या बिजनेस का एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिवली अपनी तरफ लेता है या बताओ बेटा नेगेटिवली अपनी तरफ लेता है। शाबाश, बहुत अच्छी हो गई बात। इससे उठा के अगर मैं बात करूं योरसेल्फ, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी जात पे भी ऐसा ही होता है। कुछ चीजें बेटा पॉजिटिवली आप पे इंपैक्ट कर रही होती हैं, कुछ चीजें आप पे बेटा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही होती हैं। तो जो चीजें बेटा आप पे पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही होती हैं वो चीजें वो होती हैं जो, फॉर एग्जांपल बताएं बताएं, फैमिली, यूजुअली डेफिनेटली आपकी फैमिली पॉजिटिव इंपैक्ट प्ले करती है, बताएं भाई। आपका स्टडी, जो आपने जगह चूज की हुई है, जो आप फील्ड पढ़ रहे हैं, वो आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जी। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, यस। नेगेटिव कौन सा एनवायरनमेंट प्ले करता है? सर फ्रेंड्स हैं, अब वो आज तक सीरियस ही नहीं हो रहे, नॉन सीरियस फ्रेंड्स हैं पुराने। आपके कुछ ऐसे कजन्स हैं जो आप बस तफरी करा लो, पढ़ने के मूड में नहीं है। और बताओ बेटा, आप कहेंगे सर दिस मीडिया जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं घंटों अपना मीडिया पे टाइम वेस्ट कर देता हूं। ये बेटा जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स के बीच में जी रहे हैं, इस तरह कंपनीज भी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के बीच में जी रही होती हैं। कमाल ये होता है कि इन बिजनेसेस को ऐसे गवर्न किया जाए, ऐसे चलाया जाए कि ये बिजनेसेस अपने ओनर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करें। देखो, मैं तुमसे एक बहुत रैशनली एक आसान सी बात करता हूं और तुम्हें इंशाल्लाह ये समझना मुश्किल नहीं होगी। अभी तुम देखना तुम्हें क्या बात करता हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये बिजनेस जो है इसके ओनर कौन है बेटा बताओ? ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, सही है। तो जो ओनर हैं उनकी कोई विशेष हैं? बताओ बेटा, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस है? शाबाश बेटा बताओ प्लीज। नहीं दिख रहा? अच्छा यार, कोई जल्दी से जाके दिनेश को बुला लेता है फटाफट, सिर्फ उन्हें बुला ले, बोले सर साथ कह रहे हैं प्लीज आ जाए, इसका फ्रेम ठीक कर दें, वरना ये चलता रहेगा हमारे साथ। कल भी क्लास में ऐसे ही हो रहा था, वो थोड़ा फ्रेम बस सेट कर देंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो मैं बात क्या कर रहा था, अब आता हूं, सुनिएगा। बिजनेस ओन बाय बेटा कौन? शेयर होल्डर्स। ओनर्स कुछ विशेष के साथ पैसा लगाते हैं, और विश क्या होती है कि मैंने ये लगाया पैसे, एक दिन आएगा ये पैसे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही है, यानी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड नोट कर लें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या आप एक वर्ड नोट कर लें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। याद रहेगा? बच्चों को बताएं भाई, हाँ ना तो बोलो यार तुम लोग। अच्छा चलो कंटिन्यू करो। तो बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो पैसा लगाते हुए नियत क्या करते हैं? बाबा हमारी वेल्थ जो हम लगा रहे हैं, कुछ वक्त बाद वो वेल्थ कम हो जाए, खत्म हो जाए, डूब जाए, या वेल्थ बढ़ नहीं जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, जिस हद तक बढ़ सकती है बढ़ा दो। पैसा किसका? शेयर होल्डर का। मर्जी किसकी? शेयर होल्डर की। ठीक है, अगली बात, आइडियली होना ये चाहिए कि भाई ओनर खुद आए और वो खुद बिजनेस चलाएं, सेल्फ रन बिजनेस। अगर ओनर ये काम कर लेंगे कि बिजनेस वो खुद चलाएंगे, तो वो इतने बड़े शेयर होल्डर कभी बन ही नहीं पाएंगे। एक बात समझें कि वो अगर 9 to 5 सारे काम खुद करने लग जाएगा, और अपने आप को 9 to 5 एक ऑफिशियल टर्म यूज होती है इसलिए बोल रहा हूं, वरना 9 to 5 हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हमारे 9 to 7, 9 to 8, 9 to 9 चलता है, आजाद है। तो इस वक्त पे अगर वो सारे काम ओनर खुद करेगा, तो मुझे आप बताओ रात के 9 बजे जब वो अपने घर जाएगा तो उसका सारा नेक्टर तो निकल चुका होगा, और फिर घर के मसाइल, घर की चीज़ों को जब देखेगा तो बताओ क्या उसके जहन में कोई ख्याल भी गुजरेगा कि मैं कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं? वो तो अपनी जॉब को पूरा हो जाए बड़ी बात है। ये वो बंदा होगा जो चला रहा होगा बिजनेस, जिसके पास इस नौकरी के सिवा कोई हल नहीं है। क्या करे वो? तो वो नौकरी ही करेगा, और नौकरी को अच्छे से अच्छा करके सैलरी को मैक्सिमाइज कर लेगा। ठीक, तो ओनर खुद क्यों नहीं चलाते? एक सवाल है। ओनर इसलिए नहीं चलाते कि ओनर की भाई अल्लाह के फजलो करम से ओनर की इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितनी कंपनियों में है। 50 कंपनीज में उसने शेयर्स लिए हुए, 50 कंपनियों में, और किसी कंपनी में वो 2% का मालिक है, किसी में 0.5% का मालिक है, किसी में 7% का मालिक है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, 2%, 7%। मिसाल दे रहा हूं, कैलकुलेटर निकालो बच्चों। एक कंपनी के 15 मिलियन शेयर्स हैं, कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। इन 15 मिलियन शेयर्स में से एक बंदा जाके बोलता है आपके भाई ने सर 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं। ओ काके 10,000 शेयर्स खरीद लिए, मुझे बताओ ये कितने % बनेगा? जल्दी से शाबाश। 10,000 डिवाइड बाय 15,000 यानी 15 मिलियन, तो 10 डिवाइड बाय 15,000 कर लो, एक ही बात है। बताओ बाबा, बाबा 10,000 को डिवाइड करो ना इससे, 15 मिलियन से। .00 बाबा अपने आप में तुम बहुत बड़े तनम खान होगे,
तुमने आगे बोला कि मेरे पास तो इस कंपनी के शेयर्स हैं, इसके भी शेयर्स हैं और इसके भी शेयर्स हैं, और हाल ये है कि तुम्हारे पास जिस कंपनी के शेयर्स हैं उसकी जब परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो कंपनी के टोटल शेयर्स में से तुम्हारे पास 0.006%। हम कहते हैं नहीं 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 यार, अच्छे ज़्यादा शेयर्स हैं। भाई कितने हैं, चलो बताओ भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, फिर कितना बना बताओ? 1 लाख शेयर्स, चेक करो। खुद जवाब देना, फटाफट जवाब दे दे। 0. ऐसे ही है 0.6666, 0.666। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये भी 1% भी नहीं बनाना, ये भी। बच्चों आपसे एक बात, अगर इसके पास 1.5 लाख शेयर्स हैं, अब बन जाएगा पूरा कितने परसेंट? बताओ बेटा। 1%। बच्चों एक बात बताता हूं, सुनो बेटा। 15 मिलियन शेयर्स में से किसी के पास 10,000 शेयर्स होना बहुत बड़ी बात है। 1000 शेयर लेके ना लोग बोलते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ऐसे 10,000 शेयर वाले कितने लोग होंगे मुझे बताओ? 15 मिलियन में डिवाइड करो। 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, बताएं, इन्हें करने दें। 15 1500 ऐसे लोग दुनिया में होंगे जिनके पास 10,000 शेयर्स होंगे। बच्चों सुनो बात, बहुत अहम बात। तो 1500 शेयर्स, 1500 लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो ये बोलते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। सबकी इन्वेस्टमेंट कितने कितने शेयर्स हैं? अच्छा, कोई कराची में रहता है, कोई लाहौर में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं सिचुएटेड है, किसी ने कराची के बाहर, पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्टमेंट की हुई है। दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। जुबैर ये नहीं जानता अमीन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और शाकिर ये नहीं जानता कासिम ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बात समझने की बात है। तो ये एक तो हो नहीं सकते। हां, ऐसा है कि 3 दोस्त थे लाहौर में, उसामा, आफ्ताब और अब्दुल समी। इन 3 ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी। तीनों ने 10,000 लिए थे। तो ये भी कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनेगी बेटा। यस, कितने बन गए? ये सिर्फ 30,000। इनमें से किसी में इतना दम नहीं है कि जिस दिन कंपनी के अंदर मीटिंग हो और जिस दिन कंपनी की एनुअल मीटिंग हो, अभी मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा, जिस दिन कंपनी की एनुअल मीटिंग हो, शायद आप आगे जाके पढ़ेंगे एनुअल जर्नल मीटिंग, उस मीटिंग में बोला जाए कंपनी के मुकद्दर के फैसले करने हैं आपने, कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में आपने फैसले करने। ये कंपनी का मुकद्दर, मुस्तकबिल जो भी है आप फैसले करें, फिर सामने आएगा। वो क्या है कि आप इसके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करें, इसके ऑडिटर्स को इलेक्ट करें, और वगैरह वगैरह। तो वोटिंग होगी। अब जिसके पास 15 मिलियन में से जितने शेयर्स होंगे उसका वोटिंग राइट इतना ज्यादा होगा या कम होगा? तो वोटिंग राइट अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग। बेटा बातें समझ में आ रही है? वोटिंग राइट विल बी अकॉर्डिंग टू दी शेयर होल्डिंग। अब शेयर होल्डिंग जिसकी ज्यादा उसकी वोटिंग की पावर ज्यादा। तो यहां पे कोई ऐसा है जिसके पास 40-50% रखे हुए हो, वो अपनी चला ले। कोई ऐसा भी है जिसके पास 10% ही हो भाई? नहीं बाबा, ये शेयर होल्डिंग तो डिस्पर्स्ड है। बल्कि मैं इसके अंदर थोड़े 4 चांद लगा दूं, मैं बोलूंगा इट इज, बोलो, वाइडली डिस्पर्स्ड। और ये तो मैंने आपको और आसान बताया कि 10, बाबा ऐसा ना करो,
10,000 की होल्डिंग है, कितने लोगों ने खाली कितने शेयर्स लिए होंगे? किसी ने 100, किसी ने 800, जो उसको मिले होंगे उसने ले लिए होंगे मार्केट से। उनकी तो हैसियत और भी कुछ नहीं है, वो तो बेटा बैठे ही इसलिए हैं कि वो ये देख रहे हैं कि आज इसकी प्राइस है मार्केट में इस शेयर की फॉर एग्जांपल ₹250 पर शेयर, और आवाज ये है, मार्केट का कहना ये है कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। जब किसी चीज के बारे में ये पता चलता है ना कि भाई ये चीज अंडर वैल्यूड है, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये चीज अब बाद में अपनी प्राइस को करेक्ट करेगी। एक चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है और आप जाके वो गैजेट खरीद लेते हैं, वो कपड़ा खरीद लेते हैं, वो डिवाइस खरीद लेते हैं। आप जब यूज करते हैं आप बोलते हैं नया ब्रांड है, लोग जानते नहीं है, लेकिन एक दफा ये चल गया ना, इसकी प्राइस बहुत ऊपर जानी है, तो आप क्या करोगे? उस वक्त खरीद लेंगे। शेयर्स जो अंडर वैल्यूड होते हैं उनको खरीदने की कोशिश की जाती है, और जो ओवर वैल्यूड होती हैं उनको क्या करेंगे? उनको फौरन बेच दो भाई, क्योंकि अब प्राइस नीचे आएगी। बेटा बात कुछ कुछ समझ में आई? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात चल रही है, और इसमें पूरी क्लास साथ साथ चल रही है कि स्टोरी चल रही है, हम उसमें चल रहे हैं साथ साथ, ऐसे ही चलना है अभी। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, अपनी जगह पे आते हैं वापस। मैं कह रहा था बिजनेस को कौन करते हैं बेटा? लेकिन अनलेस एंड अनटिल किसी शेयर होल्डर के पास बहुत पावर ना हो, फैसले वो नहीं कर पाता। अच्छा, अगर जुबैर साहब कहें कि भाई मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, मैं कंपनी के फैसले लूंगा कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी मार्केट में जाना है, तो क्या जुबैर साहब ये फैसले करने के टेक्निकली इतना राइट रखते हैं कि इस जगह पे आके ये फैसले करें? बाबा तुम वो कहते हैं तुम हो कौन? वो बोलेगा मैं हूं कितने परसेंट, मैं हूं कितनी परसेंट थी भाई, वो कहां गई स्लाइड? पॉइंट मिटा दिया था मैंने, 0.006%, ऐसा था। तुम्हारी तो ये हैसियत है, तुम कैसे ये ताकत रखकर 100% कंपनी के ऊपर डिक्टेट कर सकते हो अपनी बात? ऐसे नहीं हो। अच्छा, अब ओनर जरूरी नहीं है कि टेक्निकली इतना क्वालिफाइड हो कि बिजनेस के टेक्निकल डिसीजन ले सके। पैसे वाला होना डजंट मीन सलाहियत वाला होना। आपके पास वेल्थ है, हो सकता है विरासत में आई हो सकता है पता नहीं कहां से आई हो सकता है बस आपने जमीन खोदी हो, निकल आया हो माल, आपने खरीद लिया। लेकिन बाबा अब इस पैसे को आगे चलाना है, बिजनेस का शो रन करना है। तो बिजनेस का शो रन करने के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिनको काम करना आता हो। वो प्रोफेशनल्स कहलाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनके पास एक तजुर्बा होगा, ऐसा तजुर्बा होगा कि वो एक मार्केट में एक वक्त गुजार के आए होंगे, फला कंपनी का काम करके उसको वहां तक पहुंचा के आए, एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करके आए, एक ब्रांड को हीरो बना के आए। ये सारे काम करके आने वाली कंपनी होगी। उस कंपनी का एक बंदा होगा, वो बंदा नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट अच्छी डायरेक्टरशिप ढूंढ रहा होगा, उसको हमारी तरफ से अच्छी ऑफर आएगी, हम उसको इलेक्ट करके जिताकर अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन पैकेज देकर खुश करके रख लेंगे, ताकि वो हमारी कंपनी को भी वो रिजल्ट्स लाके दे दे। समझ में आया कुछ कुछ? फाउंडर कहां गया, ये बात कुछ देर में आती है बेटा, ठीक है। काम करने वाले होते हैं डायरेक्टर्स,
और वर्ड से ही पता चल रहा है डायरेक्शन देने वाले। ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, साइज ये नहीं, ये कर लो, प्राइस ये नहीं, ये कर लो। डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स, ओनरशिप होल्डर्स, मालिकान। बाबा बात समझ में आ रही है इतनी? अगली बात, अब होना ही चाहिए। दोस्त आपका नाम? मुआविया, मुआविया फारूक। मुआविया का एक क्वेश्चन है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुआविया ने पूछा, सर फाउंडर कहां गया? जस्ट टू कट इट शॉर्ट, एक बात करते हैं। 4 ब्रदर्स लिमिटेड एक कंपनी मार्केट में है। आपसे कोई पूछता है भाई ये 4 भाई वाली कंपनी कौन सी है? आप जवाब देते हैं कि मिस्टर ए ने कंपनी शुरू की थी, एक कारोबार शुरू किया था सोल प्रोप्राइटर बन के। बेटा वापस बोलो। आपने देखा होगा दुकान के बोर्ड पे कहीं कोने पे लिखा होता है सोल प्रोप्राइटर फलाना। छोटा काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, मैं खुद ही ओनर हूं, मैंने ही बनाया है, मैं ही चला रहा हूं। एक वक्त आया कि मिस्टर ए का काम बढ़ गया। मिस्टर ए परफ्यूम्स का काम करते थे। जगह क्या थी? ये बॉटल नहीं पढ़ना, इसको बोतल गली पढ़ना, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ है कराची की वो जगह जहां से दुनिया भर को सर्व किया जाता है, बोतल गली। अब बोतल गली में ये साहब ने एक छोटी सी किराए की दुकान कहीं अंदर की तरफ ली थी। ये खुद सुबह आते 9 बजे, शटर ओपन करते और ऑयल्स जिसको आप इतर कहते हैं और परफ्यूम्स जिनको आप स्प्रेज कहते हैं, तो ऑयल्स एंड परफ्यूम्स का काम करते थे। ये काम बढ़ता चला गया और इन नो टाइम 12 महीने के अंदर इनकी सिचुएशन ये थी कि 9 बजे से पहले इनके 2 लड़के, 2 असिस्टेंट आते थे और दुकान खोल लेते थे। ऑयल को भरना, पैक करना, ऑर्डर को डिस्पैच करना, परफ्यूम बनाना, स्प्रे बनाना, ये इनका काम अब नहीं रहा था। ये काम अपने इन्होंने 2 बच्चों को, बाबा बोलो ना, सिखा दिया था। अपने 2 बच्चों को उन्होंने ये काम सिखा दिया। ऑनलाइन वालों तुम लोग साथ हो ना, जरा बताते रहना बेटा। इन्होंने ये काम अपने बच्चों को सिखा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर बच्चों ये हुआ कि एक वक्त आया कि अल्लाह ने काम इतना बड़ा कर दिया कि ये दुबई एग्जीबिशन में गए। और जब दुबई एग्जीबिशन में गए तो दुबई जाकर इनको ऑफर आई कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बड़ी अमाउंट। एक ग्रुप मिल गया इनको, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली। उस अरब ग्रुप ने कहा कि बाबा 40% तो ओनर हम बनेंगे। इसने कहा 60% ओनर मैं ही रहूंगा, क्योंकि खून पसीना मेरा लगा है। मैं कभी भी तुम्हें ताकत नहीं दूंगा भाई, तुम तो वैसे भी यहां पे नहीं हो, तुम्हें तो खाली इसका क्रीम खाना है, तुम्हें तो इसकी भलाई खानी है, तुम्हें तो इसका प्रॉफिट टेक अवे करना है। ठीक है तुम पैसा लगा रहे हो, लेकिन खून पसीना मैं लगा रहा हूं। अब क्या होता है, वो पैसे लगाते हैं। अब मिस्टर ए के साथ जो ग्रुप पार्टनरशिप करता है, अरब ग्रुप, वो कहता है कि भाई हम 3 भाई हैं जो आपके पास पैसा लगाएंगे, तुम हमारे चौथे भाई बन जाओ। तो नाम क्या बन जाता है बेटा बोलो? और एक कंपनी वो रजिस्टर कर लेते हैं। ये 40% का पार्टनर बनने के लिए होता क्या होगा? एक ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं, समझना। मिस्टर ए की मुलाकात होती है 3 ब्रदर्स से। यस,
मिस्टर ए का बिजनेस मॉडल बहुत चमक चुका होता है। ये विश शो करते हैं कि हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे और तुम सच्चे आदमी हो, ऐसे हो, हम तुमसे बड़ा इंप्रेस हुए हैं। वो कहते हैं भाई मेरे बिजनेस की आज वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 मिलियन। कुछ भी नहीं है अभी सोचने के लिए, अभी हम रुपीस में ही काम कर रहे हैं। 40 मिलियन मेरे बिजनेस की वैल्यू है। अगर तुम चाहते हो ये बिजनेस की वैल्यू मेरी ब्रांड नेम सब मिला के, तो तुम एक काम करो 40% मुझसे एक्वायर कर लो। तो वो अपना 40% चंक बेचता है। इसका 40% चंक कितना बनेगा बेटा? 16 मिलियन। ऐसा ही है। जब 16 मिलियन ये पैसे ले लेता है मिस्टर ए, तो इसको कहते हैं इसने अपनी 16 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर ली। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। रियलाइज कर ली, या आसान लफ्जों में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर दिया। लेकिन लिक्विडेट का वर्ड अभी यूज ना करें, अभी कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? रियलाइज। कि वो वेल्थ तो थी उसकी, इतनी बन गई थी वेल्थ, लेकिन वो वेल्थ रियलाइज तब हुई जब वो पैसों में इसके हाथ में आ गई। इसके लिए वर्ड यूज होता है रियलाइज हुई वेल्थ, इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर ली। अब वो 3 ब्रदर्स भी आ गए और उन्होंने कहा भाई अब तो बिजनेस के पार्टनर हम भी हैं, तो 16 मिलियन हमारी वैल्यू है, 24 मिलियन तुम्हारी की। तुमने बिजनेस की रेट लगाए थे। अभी बिजनेस कितनी वर्थ का है बेटा? बोलो। द मोमेंट ये अनाउंस हुआ कि एक अरब ग्रुप ने इस ग्रुप के साथ हैंडशेक कर लिया है, मार्केट में इसका इतना शोर हुआ कि इसकी मार्केट की परसीव्ड वैल्यू बन गई 60 मिलियन। और जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचना शुरू करी, कुछ ही अरसे में कंपनी की वैल्यू बन गई बच्चों 100 मिलियन। इसके लिए थोड़ा सा सफर है जो सीए में आप करेंगे आगे, लेकिन यूं समझे जब बिजनेस में किसी बड़े का नाम शामिल हो जाता है ना, मैं समझाता हूं। आपने जूती पहनी है अभी कोई, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, आप जाके एक शूज स्टैंड से, एक रेडी वाले से खरीद रहे हैं, उसके पास ये माल आया है, किसी कंटेनर से उतरा है, यूज नहीं है, साफ माल है। वो बोल रहा है 4000, आप कह रहे हैं 1100 में दोगे। वो कह रहे हैं 3000, आप कह रहे हैं 1100 में दोगे। करते करते उसने आखिरी बोला 1600 में दोगे, खरीद लें। आपने कहा मेरी जेब में है ही 1100। उसने कहा दे दो, लो जाओ चले। आप 1100 में एक ऐसा जूता ले आए कि अगर उसके ऊपर छाप लगी होती किसी ब्रांड की, स्केचर की लगी होती, तो 11,000 में भी नहीं मिलता। और आपको नहीं पता कि ये वही जूता है जो स्केचर को भी बना के दिया जाता है। स्केचर का टाइटल लग जाता है, स्टैंप लग जाती है, तो उसके रेट यहां पहुंच जाते हैं। टाइटल नहीं लगता तो कोई दूसरे ब्रांड वाला अपने सिंपल टाइटल के साथ चलाता है, या अनटाइटल चलाते तो उसकी वैल्यू वही रहती है। बात समझे? तो जैसे जीन्स के ऊपर टैग लग जाने से, जैकेट्स के ऊपर टैग लग जाने से कीमतें बढ़ जाती हैं, हकीकत उस चीज की नहीं बढ़ती। एक पानी है, ये चूंकि पाकोला की बॉटल में है, तो इसके लिए आप 100 रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई लोकल सा ब्रांड होता, प्लास्टिक पतला सा होता, पानी वही होता, तुम बोलते हैं 60 में दे दो भाई, इसकी तो बॉटल ही दिख रही है, क्या होती है। कभी कभार चीज सेम होती है, ब्रांड की लिबादे में आकर, ब्रांड की क्लोथिंग और फैब्रिक में आकर उसके पैसे बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? मुश्किल तो नहीं है। अब अगली बात, तो 60 मिलियन कैसे हुआ? मार्केट में इस ब्रांड की न्यूज हुई कि अरब ने टेक ओवर कर दिया है, अब तो इसकी प्रोडक्ट्स अलग होंगी, तो दुकानों पे रश लग गया कि भाई ये तो अभी तक एक अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट थी। जो परफ्यूम में 2000 का मिल रहा था वो 2000 का नहीं मिलेगा, अब वो 10,000 का मिलेगा, 8,000 का मिलेगा, वो दुबई में बिकेगा, तो भाई खरीद लो अभी। तो रश लगा, रश लगने से डिमांड बढ़ गई, और मार्केट की परसीव्ड वैल्यू जब इन्होंने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी तो उसी से बढ़ गई थी।
तो बेटा फिर मार्केट की परसीव वैल्यू से कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू है उसका भी ताल्लुक होता है। अभी कोई फॉर एग्जांपल सीए फाइनल्स का बच्चा बैठा हुआ सुन रहा होगा लेक्चर, कोई सुन रहा हो मिसाल के तौर पे, तो उसके जहन में पता नहीं कितने फैक्टर्स आएंगे कि सर साहब आपने वो जिक्र नहीं किया, वो भी तो जिक्र करें सर, ये भी तो हो सकता है। लेकिन मैं तो आज एक डे 1 पे एक टॉडलर को जो बच्चा चलना सीख रहा है उसको बता रहा हूं, तो बहुत सारे फैक्टर आपके सामने अभी जबान पे भी नहीं ला सकता, क्योंकि वो अभी आप उस डिटेल को समझने से कासिर रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप एक आइडिया ले लेंगे, हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब उसकी निटिग्रिटीज क्या है वो अपने वक्त पे जाकर आ जाएंगी इंशाल्लाह। जो लेक्चर मैं दे रहा हूं अभी, आज के लेक्चर किसी बच्चे का अगर 60% भी जहन में चला गया तो आईटीबी के लिए वो 100% से भी ज्यादा है। ये डिटेल्स बुक में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मेरा बिजनेस का स्टूडेंट बैठा हो और वो बात कर रहा हो, तो उस स्टूडेंट के बात करने में नजर आना चाहिए कि वो बिजनेस वर्ल्ड को समझता है, वो ऐसे ही नहीं हाँक रहा, उसको बात समझ में आ रही है। अब अगली बात, मैंने आपसे एक बात की कि उस अरब ग्रुप की पार्टनरशिप हो गई और कंपनी फॉर्म हो गई, तो मुआविया का क्वेश्चन था। मुआविया ने कहा था सर वो फाउंडर कहां गया? बेटा कुछ कर लो, फाउंडर की कुछ चीजें थी जो आज भी कंपनी की रूट्स में मौजूद होंगी। वो ऑयल्स जो इसने पसंद किए थे, वो खुशबुएं जो हिट हुई थी, वो मिक्सचर जो इस ओनर ने बनाए थे, मिस्टर ए ने, फाउंडर था। ये फाउंडर हुआ ना सोल प्रोप्राइटर, असल तो कंपनी का फाउंडर यही हुआ। आगे जाके नाम बन जाएगा भाई इसके फाउंडर कौन है, भाई इसके फाउंडर जो कंपनी है उसके फाउंडर मिस्टर ए और 3 ब्रदर्स हैं। अभी छोड़े, इस कंपनी की असल बीज कब लगा? जब मिस्टर नहीं बेटा, इस कंपनी का बिल्कुल बीज यानी कंपनी दुनिया में कब आई थी असल? तो आप बोलेंगे मिस्टर ए ने जब वो काम शुरू किया था। बात समझ में आई? उसका आइडिया था, उसकी फिक्र थी। और अभी भी ये 3 ब्रदर्स भी नहीं आएंगे काम करने, नाम तो रख दिया 4 ब्रदर्स, लेकिन पावर भी छोड़ो, काम असल करना किसने? अब मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूं जो मैंने बोली नहीं थी, वो सुनना। देखो ये डील इतनी प्यार से नहीं होगी कि 16 मिलियन में वो अपना 40% बेच दे। डील एक्चुअल कैसे होगी? मिस्टर ए बोलेगा मैंने खून पसीने से अपनी कंपनी को कहां तक पहुंचाया बेटा बोलो? मैं तुम्हें 40% की पावर देता हूं वोटिंग। अभी तो 100% किसकी चलती है? मिस्टर ए की। वो कहता है मैं 40% पावर दूंगा, तुम मुझे 25 मिलियन दो। चलती चलती कंपनी दे रहा हूं, बिजनेस का शेयर दे रहा हूं, प्रॉफिट दे रहा हूं, काम मैंने करना है, तुम मुझे 25 मिलियन दो। यहां तो उसको एडवांटेज मिलेगा। 16 मिलियन में बेचेगा तो पागल थोड़ी है। लेकिन वो बातें मैंने आपसे इसलिए नहीं करी कि आपको आसान लफ्जों में समझाया कि 40 का बेटा 40% कितना बना, 16 मिलियन, तो मैंने यूं समझा दिया। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उस रेट पे थोड़ी बेचेगा, बोलेगा वो तो मेरी मेहनत है, मैं जहां तक पहुंचा गया हूं, मैं पहुंचा चुका हूं, मैं मेहनत का अपना कुछ प्रीमियम भी तो चार्ज करूंगा। एक आप स्टॉल लगाने जा रहे हैं, डे 1 पे आपका एक फ्रेंड आपके साथ खड़ा हुआ है और वो आपके बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है, तो उसका 1000 और आपका 1000 बराबर है। लेकिन डे 100 100वां दिन है, आपने बिजनेस को एक जगह तक पहुंचा दी है, अब वो लाके 10,000 नहीं 10 लाख दे रहा है, तो आप बोलेंगे भाई अब तुम्हारा 10 लाख है, लेकिन भाई इसमें कुछ प्रीमियम शामिल हो गया हमारा भी, तो 10 लाख पे तुम्हें रिटर्न मैं कितना दूंगा वो डिपेंड करेगा, वो फिर डिस्कशन होगी, आपस में बार्गेनिंग होगी और फिर डिसीजन होगा। बात समझ में आई बच्चों? आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ एक चीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मतलब आपकी एक सेंस डेवलप हो रही है कि हाउ टू गो अबाउट द बिजनेस, हाउ टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू थिंक ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज द फील्ड इन विच वी आर वर्किंग वी प्रोड्यूस वेरी गुड स्लेव्स। बहुत अच्छे गुलाम पैदा करते हैं, हमारे पूरा सिस्टम यही है। अच्छा इंजीनियर अच्छा गुलाम होगा, अच्छा डॉक्टर अच्छा गुलाम होगा, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा गुलाम होगा, बिकॉज वो अच्छी नौकरी कर सकता है।
वो अच्छे फैसले करके अपने बिजनेस के लिए कुछ बना सकता है। इवेंचुअली ये सोच उसकी अगर आज आ जाए तो वो बेशक 10 साल तुम जॉब करोगे, 10 साल 15 साल जॉब करोगे, लेकिन तुम्हारे जहन में होगा कि यार वो सरसाद ने शुरू में कहा था और मेरी सोच बनी हुई थी कि मैंने तो बिजनेस करना है, मार्केट के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आनी है, अपनी कंट्री को खैर देनी है और खैर पैदा करनी है, लोगों को सपोर्ट करना है। मैं तो खुद इदारा बनाऊंगा, मैंने वेट किया था, 15 साल में मैंने कमा भी लिया, लाइफ सेटल, शादी, ये वो सब हो गया, अब मैं अपना बिजनेस की तरफ जा रहा हूँ। सोच होगी तो एक दिन जाओगे, लेकिन दोस्तों सोच ही नहीं होगी ना, तुम बोलोगे मैं इस हाई प्रोफाइल किस्म का स्लेव बन चुका हूँ। मैं स्लेव बोल रहा हूँ, बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअली स्लेव ही होता है, क्योंकि आपकी अपनी चलती नहीं है। अच्छा, चलाना कौन नहीं चाहता? वो चलाना नहीं चाहता जिसकी कोई विजन ही नहीं होता। तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर है तुम जॉब ही करो। तुम बोलते हो यार मैं तो ये सब नहीं कर सकता, ठीक है तुम जॉब करो, तुम 9 to 5 के बाद खुश रहते हो, तुम जाते हो क्लब, अपने स्पोर्ट्स खेलते हो, एक्सरसाइज करते हो, फला, तुम वो करो। लेकिन जिसके अंदर विजन है, जिसने कुछ करना है, वो बोलेगा भाई इवेंचुअली मैं अपना एक डिजाइनर वेयर ही लॉन्च करूंगा, लेकिन करूंगा, चाहे वो ब्राइडल वेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर हो, मैं करूंगा, लेकिन मैं अपना काम करके रहूंगा जॉब के साथ भी। तो उस बंदे की ये स्किल्स उसको समझ में आएंगी कि यार कैसे डील करते हैं। और जब तक आप बिजनेस को इस तरह सोचते नहीं है ना, तब तक आप इसको लिव करके इसके फैसले नहीं कर पाते। यू नीड टू लिव दिस बिजनेस, यू नीड टू इमेजिन दिस बिजनेस, पुट योर सेल्फ इन दीज शूज, फिर आपको समझ में आता है अच्छा व्हाट्स गोइंग अराउंड। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मुआविया के क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन मेरी बात अभी वही है। मेरी बात ये है बच्चों, मुझे ये बताओ बिजनेस को रन करने वाले कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने बता दिया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? शाबाश बेटा बताओ। अच्छा, थोड़ी स्टोरी उधर मैं आपको स्ट्रेच कर दूं ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। आप सुनो, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी दोस्तों। अच्छा अब बात सुनो, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लेट्स से 5 years डाउन द रोड, 5 years फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बिजनेस इतना एक्सपेंड कर जाता है, मिस्टर ए बोलता है भाई थक गया, और वो 3 ब्रदर्स जो कहां बैठे हुए बुर्ज खलीफा पे, वो कह रहे हैं भाई तू भी इधर आजा पार्टी कर हमारे साथ। इसको भी वहीं बुला देते हैं, बिगाड़ देते हैं, सॉरी मतलब वहां बुला लेते हैं। अब वो 3 भाई और ये 14 भाई भी उनका बन गया अरब, ठीक है, अच्छा वाला। दुबई के अंदर अच्छा वाला बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीमोरॉन है, समझ रहे? अच्छा, तो खैर ये अच्छा वाला बन गया। और अब क्या होता है आगे? अब ये होता है मिस्टर ए, उनके भी नाम रख लेते हैं, मिस्टर ए और बी और सी और डी, ये बन गए इसके असली हकीकी ओनर्स। मैं इनको ये बोल सकता हूं? ओ क्या बात है, तुम लोग ये तो जल्दी सीख जाते हो। अब सुनो, जो बात तुम लोगों ने जवाब देना है, एक आवाज में जवाब आना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, ये चारों बोलते हैं भाई जिंदगी का मजा इसी तरह थोड़ी आएगा, हायर करो यार। कौन? जबरदस्त। हम तो मीटिंग्स में आया करेंगे, देख लेंगे ये बच्चे क्या कर रहे हैं कल के। तो क्या लगता है आपको, ये 100% शेयर होल्डिंग खुद रखेंगे? इतने बेवकूफ हैं, ये करेंगे क्या? जो ये करेंगे वो बता रहा हूं। इनके पास कंपनी की वर्थ हो गई है अब 150 मिलियन, ये 75 मिलियन के शेयर्स अपने पास रख लेंगे। 50% किसके पास आ गया? ब्रदर ए, बी, सी एंड डी के पास। बाकी 75 मिलियन को पब्लिक कर देंगे, आवाम जौक दर जौक इसमें शिरकत करेगी। कोई बोलेगा 500 शेयर देना बाबा, कोई बोलेगा 5000 शेयर देना बाबा, कोई बोलेगा 10,000 शेयर देना। किसी की इतनी पावर नहीं होगी कि वो जब मीटिंग का दिन आएगा वो इनकी वोटिंग को चैलेंज कर सके। कंट्रोलिंग स्टीयरिंग किसके पास है बेटा? बोलो बाबा, ये बातें समझ में आ रही हैं? काके कितना सादा मेरा बच्चा है। नाम बताओ। माइस। थोड़ा सा ना बड़े होकर सोचना है। रेडी? ओके।
150 मिलियन मेरे एक जगह लगे हुए हैं। ये 150 मिलियन मुझे कमा के दे रहे हैं ईयरली 45 मिलियन। कितने बेटा बोलो? इसके लिए मैंने पैसा कितना फंसा लिया? ठीक है, अब हम 4 भाई बन गए, 4 ब्रदर्स हैं, 4 ब्रदर्स लिमिटेड। बिजनेसमैन का दिमाग यूं नहीं चलता कि एक ही जगह इतना पैसा फंसा है। बिजनेसमैन कहता है बाबा ये तो खूब पैसे बढ़ेंगे, इसमें 75 मिलियन बाहर निकालो, एक और बिजनेस लगाओ, उसको भी 150 का बनाओ। अब इसकी लिमिट थी, ये बिजनेस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बड़ा कमाता रहेगा, लेकिन इसकी एक सीलिंग टच हो गई है, एक कैप आ गई है, सीलिंग आ गई है, रूफ आ गया। इस रूफ से कद इसका बड़ा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? बात सुनना आगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कुछ जगह ऐसा होता है कि ग्रोथ एक जगह पे जाकर के रुक जाती है, एंड दैट्स द पॉइंट जब आपको समझना होता है कि ग्रोथ रुकी है, बढ़ाना नहीं है, इसी पे कमाते रहना है। चाय का होटल है, वो चल जाने के बाद उसकी एक सेल्स हो जाती है, फिर बस वो यही सेल्स होंगी, उसकी कुर्सियां डबल पे डबल होती नहीं जाएंगी, 2 तवे नहीं लग जाएंगे, 4 चूल्हे नहीं लग जाएंगे। ये पीक पे पहुंच चुका है, इसको मेंटेन करना कमाल है। देसी एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए। बिजनेस में भी यही होता है। इन भाइयों ने देख लिया कि भाई 150 मिलियन की वर्थ हो चुकी है, बाबा अब वक्त आया जरा रुखसत लें। 75 मिलियन फंसा के रखेंगे, हमारा नाम चलेगा, उस पर हम पैसा कमाएंगे, फैसले तो हमारे ही हो रहे हैं, ठीक है। अपनी आधी इन्वेस्टमेंट रियलाइज करके एक और बिजनेस बनाएंगे, फिर कुछ अर्से बाद फिर यूं ही करेंगे। तो आप बोलेंगे बिजनेसमैन क्या यही करता रहता है? हाँ भाई, वो यही करता रहता है। वो चूंकि हम एक जब बिजनेसमैन कहते हैं तो हम सोचते हैं somebody who is driven by money, who dream money, who sleep money, who wakes up with money, who eats money, उसकी जिंदगी यही होती है, पैसा। When we talk about a typical businessman, ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? एक और ब्रदर, अच्छा बेटा एक बात समझे, ये जो है ना, ये बेटा अभी मोरिनागा नहीं पीते बेटा, अभी नीडो नहीं पीते, ये बड़े हो गए। बताता हूं आपको, नीडो वाले डेज चले गए इनके, ये पानी को ममम नहीं बोलते। समझ रहे हो क्या जवाब दे रहा हूं? सुनो, ये क्या करते हैं, ये शेयर्स ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैं 75 मिलियन के शेयर्स बेच रहा हूं। ये खुद किसी को दोस्त को बोलते हैं तू 5000 शेयर ले ले, तोड़ तोड़ के बांटते हैं, समझे? ये मैं बोल रहा हूं इतने नन्हे नहीं है, इनको पता है कंट्रोल भी जाने नहीं देना। तो ये करेंगे क्या, ये अपना कंट्रोल भी लूज नहीं करते, अपनी इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज कर लेते हैं। यानी कि जो काम वो 150 मिलियन लगा के कर रहे थे, वही काम अब वो, तो बाबा 75 मिलियन के किसी और जगह लग जाएंगे, वो 150 बन जाएंगे, फिर वो 150 बन जाएंगे। बिजनेसमैन का दिमाग इस तरह चलता है। बात क्लियर हुई भाई? ऑनलाइन वालों तुम लोग बिल्कुल क्या पी के खाए बैठे हो यार, जवाब नहीं आ रहा कोई भी। हेलो, किधर हो तुम लोग? ऑनलाइन वालों ने अगर नहीं बोला तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। जवाब दो भाई, शाबाश, चलो शाबाश शाबाश। ये आवाम हमारी है किधर? 1 2 3, ओ भाई, हाँ हेयर सर, और बाकी हेयर, और एक का जवाब ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, 3 हो गए, एक और से। चलो बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था, अभी बात चल रही है। ये स्क्रीन मेन है, ठीक है, इसकी तुम पिक्चर भी ले सकते हो बिकॉज ये बहुत मेन स्क्रीन है। तो मैं ये कह रहा था कि ये इसको रन करने वाले कौन होते हैं बेटा, बोलो शाबाश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रन करेंगे, सुनना बात, ये मैं खास बता रहा हूं, तो मुझे बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है खाली है? इनका खून पसीना लगा है क्या इसमें? तो मुझे बताओ ये डिसीजन लेते हुए इनको वो फिक्र हो रही होगी जो ओनर को होती है? अच्छा, इन्होंने इसके लिए इतनी ख्वारी की है कभी? इन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। ये तो आगे एक जॉब पे बैठे हैं और अपनी पढ़ाई जो करके आए हैं, एक्सपीरियंस करके आए हैं, वो एक्सपीरियंस सारा यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो होता क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं मेरे बच्चों, ओहो एक सवाल, सर जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, हर मंथ कभी अगर अपनी लॉस पे चली जाए तो इन्वेस्टर को पे लाजमी होता है कि नहीं? उन्होंने जो पैसा लगाया था तो लेंगे, तो रहेंगे उम्र भर। सांस फूल गई। सुने मेरी बात, इसको जरा तोड़ के करें सवाल। ये जब मैं लेक्चर मुकम्मल कर लूँ ना फिर करें, इसका जवाब मैं जरा अपने स्टाइल में देता हूँ। सुनो बच्चों, सुनो। रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुनना, होता ही है बच्चों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो मुशक्क़तें कंपनी के यहाँ तक पहुँचने में उठाई नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो किसने उठाई होती हैं? ओनर्स ने। बाबा ये आते हैं सैलरी के लिए, तो इनकी सोच होती है हमें तो अपनी सैलरी से मतलब, सही है, तो उनको फिक्र नहीं होती। जैसे आसान लफ्जों में, एक ड्राइवर है लापरवाह किस्म का, आपकी गाड़ी है, उसने आपको ड्रॉप किया यहाँ पे ऑफिस पे, और अब वो पेट्रोल बनाने जा रहा है। तो जिस तरह वो ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ जाता है ना, सब जानते हैं ड्राइवर ने सेट को उतार दिया है। वो कटिंग मार रहा होगा, स्क्रीच मार रहा होगा, ये कर रहा होगा। अब ड्राइवर जो है ना वो खुद सेट बना हुआ है, और जब वो सेट के पास जाएगा तो गाड़ी फिर वो ऐसी लेकर आएगा, बिल्कुल इंसान बन जाएगा। बाबा उसको फिक्र इसलिए नहीं हो रही कि माल उसका नहीं है। तो एक मसला ये आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी कभार कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो डिसीजंस कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते, ओनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते, यानी वो शॉर्ट टर्मिज्म का शिकार हो जाते हैं। बोलो वापस, शॉर्ट टर्मिज्म। ये मैं समझाता हूं आपको क्या मतलब। दो प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास, ए और जी। ए के अंदर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटर्न है 7%। एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है 120 मिलियन, रिटर्न है 12%। कहां करोगे इन्वेस्टमेंट? आपका सवाल होना चाहिए सर रिस्क तो बताएं, रिस्क किधर ज्यादा है? इधर पैसा डूबने के चांसेस हैं 10%, इधर पैसा डूबने के चांसेस हैं 40%। बदल गए, चेंज हो गए ना तुम लोग। डायरेक्टर ने बोला भाई मेरी वाह वाह होनी चाहिए, क्या फैसला किया, एक साल में कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया। ये तो यहां से जाके इसने, भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने अपनी प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च करी कि भाई हम जा रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास पे लॉन्च कर रहे हैं। एक डायरेक्टर आया, उसने बोला हम चांद पे प्लॉटिंग करेंगे जाके। ओ भाई इतनी दूर दूर, यानी ऐसी दूर की कोई बात कर दी। तो ऐसी बातें करना, बहरिया में प्रोजेक्ट ले आए, गवादर पे प्रोजेक्ट ले आए, इतने रिस्की काम किए। अच्छा समझो एक प्रोजेक्ट ऐसा कामयाब हो भी गया। जब एक प्रोजेक्ट ऐसा कामयाब हुआ, फिर एक और मौका आया। अब जो मौका आया वो ये था कि 150 मिलियन लगाओ और रिटर्न कमाओ। आप 12% था, अब 15% रिटर्न है और डूबने के चांसेस 60% है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई कौन सा डूबता है, किसने देखा डूबेगा, तू लगा दिया और डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि डायरेक्टर्स अपनी पोजीशन में एज एन एजेंट, वो एजेंट्स हैं। किसके एजेंट्स हैं बेटा बोलो? और एजेंट वो होता है जिसकी हर खुशी अपने आका की खुशी के मुताबिक हो। आका कौन है? ओनर्स। तो ओनर्स की खुशी जिसमें होगी, एजेंट्स की खुशी भी उसमें होनी चाहिए।
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के सामने कंपनी की परखचे उड़ा देते हैं और उनकी अपनी लालच, अपनी कमाई, अपना इंटरेस्ट, अपना बेनिफिट उनके सामने होते और उसको सामने रख करके वो ऐसे फैसले कर देते हैं। उनके जहन में होता है कि यार अगर मैंने कंपनी को आगे पहुंचा दिया, सुनना तो 4 ब्रदर्स के अलावा मार्केट में एक कंपनी है, उसका नाम है 7 ब्रदर्स। वो और बड़ी कंपनी है। जब उनको दिखेगा मैंने 4 ब्रदर्स को यहां तक पहुंचाया तो मुझे अच्छी ऑफर आएगी वहां से, तो वो ये जॉब छोड़ के किधर जाएगा? अगली जगह। तो पहले यहां पर मैं सितारे इम्तियाज ले लूं, फिर वहां जाके निशाने हैदर लूंगा। बात समझ में आई? तो वो वाकई कंपनी को शहीद, मतलब वो गिरा देता है। मतलब वो टर्म शहीद की यूज नहीं करनी चाहिए, मतलब टर्म से मुराद ये कंपनी को डुबा देता है और सितारे इम्तियाज छोड़ने कुछ भी नहीं मिलता कंपनी को। तो आइडियली होना ये चाहिए, आइडियली जो मैंने लिखा था कि एजेंट का हर फैसला अपने ओनर की खुशी के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन वो मुताबिक होता नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। ये एक मुस्तकिल कंपनी के साथ मामला रहता है। अब मैं यूं कहता हूं कि एक बिजनेस है, उसका नाम है 4 ब्रदर्स लिमिटेड। इस बिजनेस की एक पार्टी है, उसका नाम है ओनर। एक पार्टी उसके हैं डायरेक्टर्स, एक पार्टी उसके हैं, बेटा बोलो, कस्टमर्स। एक पार्टी उनकी है, बेटा बोलो, लायर्स। एक उसके पड़ोसी हैं जिसको हम बोलेंगे नेबरिंग कम्युनिटी। एक उसके बेटा वहां पे गवर्नमेंटल बॉडीज हैं जो बोलती हैं ये फला काम हमारे साथ पूछ के करो वगैरह। ऐसा है या नहीं? बिजनेस से हर पार्टी का कुछ अलग तकाजा है। ओनर बिजनेस से क्या चाहता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बीओडी क्या चाहते हैं? रेम्यूनरेशन। मुझे खूब पैसा मिले, मुझे नई गाड़ी मिले, मुझे शेयर्स पैकेज अच्छा मिले। कस्टमर्स क्या चाहते हैं? क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। सप्लायर्स क्या चाहते हैं? काम, क्वालिटी एंड। सप्लायर्स चाहते हैं, नहीं बेटा, सप्लायर वो जो माल पहुंचाते हैं, कंटिन्यूड ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर देते रहो। नंबर 2, सप्लायर्स और क्या चाहते हैं? एंड पेमेंट ऑन टाइम, हमारा अकाउंट भी क्लियर करते रहो, टाइमली आनी चाहिए। कम्युनिटी क्या चाहती है? तमीज से काम करो, माहौल खराब मत करो, आलूदगी मत बचाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली रहो। यही है, शोर मत करो, नॉइस पॉल्यूशन मत करो, ठीक है, रोड खराब मत करो, टैंकर्स तुम्हारे गुजरते हैं, रोड हमारे खराब करते हैं, ये सब। गवर्नमेंट बॉडीज क्या जाती हैं? बाबा टैक्स दे दो, हम बहुत गरीब हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है IMF का, चले आगे हैं, ठीक है। तो भाई ये टैक्स तो ये लोग नाम लेके कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं वो बोलते हैं नाम नहीं लेने की जरूरत, बेटा शाबाश, देते रहो, हमें देते रहो, ये जहन्नम है, ये भरेगी नहीं, भरते जाओ भरते जाओ, चलो ठीक है। अच्छा बेटा, मैं ये कहता हूं ये है बिजनेस, एक इदारा, और ये बिजनेस की जो पार्टीज हैं इसका मैं नाम रख देता हूं स्टेक होल्डर्स। बोलो बेटा क्या? तो बिजनेस के कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं और कई सारे स्टेक होल्डर्स के अपने अपने क्लेम्स हैं, अपनी अपनी विशेज हैं, अपनी अपनी वांट्स हैं, अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। रिपीट करो मेरे साथ, ये बिजनेस के सारे क्या हैं बेटा? बोलो, स्टेक होल्डर्स। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी अपनी 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 और अपनी अपनी बिजनेस, इनको ख्याल रखकर, इन पे नजर रखकर,
इनका लिहाज रखकर ही ऑपरेट कर सकता है। हर तमन्ना हर स्टेक होल्डर की पूरी नहीं होगी, कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ को हम बोलेंगे भाई करते हैं ना, लगे हुए, समझ रहे हो। इस तरह हो के कोई बोलेगा हर चीज नहीं पूरी होगी, देखना पड़ेगा किस स्टेक होल्डर की कौन सी नीड पूरी करनी है। तो अब एक सवाल आता है बाबा कि स्टेक होल्डर कहते किसे हैं। तो आज का लेक्चर खत्म करते हुए आखिरी बातें होने लग रही हैं। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? मैं ये कहता हूं, ये मेरी वाली डेफिनेशन है, जैसे वो थी ना, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज, तो मैं कहता हूं दोज हु कैन, पढ़ो बेटा, अफेक्ट अस और कैन बी अफेक्टेड बाय अस। रिपीट करो, दोज हु कैन अफेक्ट अस और कैन बी अफेक्टेड बाय अस। बाबा क्लास सर ने वक्त से आगे कर ली, आपको फर्क पड़ा? हाँ भाई, आप बैठे ना, आप चाय नहीं पी रहे, आप क्लास के लेक्चर ले रहे हैं, इदारे को फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, क्लास चल रही है, दूसरी क्लास नहीं हो रही यहां पे, वो कहीं और हो जाएगी। ये मैं और आप क्या बन गए बेटा? बोलो शाबाश, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर वो दोज हु कैन अफेक्ट अस, जिसका हम पे इंपैक्ट होगा और हमारा इंपैक्ट जिन पे जाएगा। ARTT अगर बिजनेस स्कूल है, ARTT बिजनेस स्कूल, तो स्टूडेंट्स इसके स्टेक होल्डर हैं बेटा, बोलो। टीचर्स, स्टाफ, ICAP खुद, अच्छा शहर कराची की डिफरेंट पार्टीज वगैरह जब स्ट्राइक्स होती थी, अल्लाह का शुक्र है यार। अब सुनो, स्टूडेंट्स का क्लेम बताओ, क्लासेस हो, ठीक है बेटा। टीचर का क्लेम बताओ, भाई मुझे बैचेस जो ड्यू मिले वो मेरे टाइम पे मुझे मिलने चाहिए बैचेस। स्टाफ, सैलरीज। ICAP, हमारा वाला कोर्स पढ़ाओ, जैसा हम कोर्स बोल रहे हैं, चेंजेस को अकाउंट फॉर करो, ऐसे ही है। अच्छा, कुछ ARTT का भी इंपैक्ट है स्टूडेंट्स पे, टाइम टेबल। कुछ ARTT का भी इंपैक्ट है टीचर्स पे, जैसे मैंने भी कहा कि यार वो इससे पहले वाली क्लास ऑफ थी तो मुझे इत्तला दे देते, उनसे रह गई, तो मैं अपनी बीच वाली स्लॉट पूरी खत्म करके डायरेक्ट आया था, लेकिन वो बच्चे कह रहे हैं चले गए और फिर आए। तो देखो, टू वे इंपैक्ट है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो स्टेक होल्डरशिप याद रखें बच्चों, टू वे रिलेशनशिप है बेटा। क्या है बोलो? ये नहीं हो सकता कि आप मेरे टीचर, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं। भाई आप मेरे स्टूडेंट है, मैं आपका टीचर हूं, टू वे रिलेशनशिप है। तो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, ये नहीं हो सकता, टू वे होगा। तो वन वे रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स में होता ही नहीं है। डन हो गई बच्चों बात? तो स्टेक होल्डर्स को एज सम बेसिक टॉपिक आपने देखा। अब बात ये थी कि आपसे एक बात करनी थी कि बिजनेस के ओनर्स बिजनेस से क्या चाहते हैं। अगली क्लास के लिए मैं स्लाइड आपको पता है बनाता हूं पहले से। बिजनेस का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बिजनेस का एक, एक्सक्यूज मी, ओके, कमिंग बैक। बिजनेस का एक बड़ा स्टेक होल्डर कौन है बेटा? सबसे जिसकी लाठी, हाँ, माइट इज राइट, ओनर। कभी कभार सोसाइटी, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बोल रहा हूं, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, ये भी कुछ तमन्नाएं बिजनेस से रखते हैं। इतना साफ सुथरा नाम है नेस्ले का, लेकिन नेस्ले की गलाजत तब सामने आएगी जब मैं आपको उसका नेगेटिव फुटप्रिंट बताऊंगा कि जमीन का पानी खत्म कर दिया,
उस सोसाइटी का जिस सोसाइटी पे अभी लोगों ने आके आबाद होना था, पानी एक्सट्रैक्ट कर करके बेचते रहे, वो पकड़े गए, इधर पकड़े गए आगे भागे, इधर पकड़े गए उधर भागे। यूनिलीवर्स कितना अच्छा नाम, लेकिन उनकी जलालत और उनका नेगेटिव फुटप्रिंट वो जानेंगे आप तो आप हैरान होंगे कि अच्छा तुम हमसे ही कमाते हो और हमारे ऊपर ही नेगेटिव चीजें लगाते हो। तो एक तरफ सोसाइटी आकर प्रोटेक्ट करती है लोगों को, बोलती है भाई ये जो जायंट्स बैठे हैं ना, जिस जायंट्स बिजनेस बैठे हैं, ये डेविल्स बन गए हैं, इनको डील करना, इनको कंट्रोल करना आसान नहीं है इन बिजनेसेस को। एक तरफ वो हैं और एक तरफ उन्हीं बिजनेस के ओनर्स हैं, वो बोलते हैं शेयर प्राइस बढ़ाओ, शेयर प्राइस बढ़ाओ, बस बिजनेस बढ़ाओ। तो अंधेर नगरी नहीं है, तुम ऐसे अपनी ओनरशिप का फायदा उठाते हुए दूसरी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। मतलब तुम अगर ये बोलो कि मेरी सोसाइटी में तुम मुझे अच्छा शैम्पू दे रहे हो, तुम मुझे अच्छा पानी दे रहे हो, और मुझे पता चले मुझसे 3-4 गलियां छोड़ के जो बच्चे बेचारे गरीब हैं उनको तुम चाइल्ड लेबर बना रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं है। तो बिजनेस से एक क्लेम किया जाता है कि बिजनेस क्या बनाए, बेटा बोलो, बाबा बोलो, क्या बनाए? पैसा। पैसा है नहीं है भाई, समझ में तो आता है ना डॉलर साइन का क्या मतलब होता है। और एक वो ये कहते हैं कि भाई बनाओ पैसा, लेकिन वो कहते हैं बट कैसे? तमीज से। शाबाश, तमीज के साथ, इंसान के बच्चे बन के चलो। तुम ये कर नहीं सकते ऐसी हरकतें कि तुम ये करोगे। फिर इसमें बहुत सारी बातें, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं फिर बात खत्म करूंगा। तुम एनिमल्स को कैसे यूज करते हो? एनिमल्स टेस्टिंग करते हो, तुम्हारे वहां वुमेन के साथ, औरतों के साथ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मामलात हैं, हरासमेंट केसेस हैं, क्या है क्या नहीं है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन है नहीं है, चाइल्ड लेबर की बातें क्या हैं, फला मामलात क्या हैं, फला मामलात क्या हैं, फिजिकल तुम्हारे यहाँ ऐसा भी है कि फिजिकल पिनलाइज भी किया जाता है एंड सो ऑन। बस मैं इंशाल्लाह स्टोरीज भी सुनाऊंगा। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं बच्चों, आज का एक रिकॉल करते हैं। बाबा समझ में आई है क्लास? हम बिजनेस को लेके चले हैं, बिजनेस की डेफिनेशन से हमने आज शुरू किया है और हमने क्या कहा था बेटा बोलो? द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। शाबाश, ये डेफिनेशन बाबा, ऐसी डेफिनेशन तुम्हारी जबान पे इंशाल्लाह चढ़ी रहेगी, मिस नहीं करोगे तुम। फिर हमने ये बात करने के साथ हमने बोला, हमने ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल ली थी कि दुनिया में कुछ चीजों को ऑक्सीमोरॉन समझा जाता है, तो एक ऑक्सीमोरॉन अब आएगा। यानी हमने कहा था ना ये दो ऑपोजिट्स मिल रहे हैं, बस ये पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट आ गया है कि यहां पे दो ऑपोजिट्स लिखे जाएंगे। इधर एक लिखा जाएगा बिजनेस और एक दूसरी टर्म आएगी यहां पे। ये दो टर्म्स मिलकर एक सिंगल मीनिंग देंगी, जिसको ये कहा गया था ये तो ऑक्सीमोरॉन है, यानी क्या आप बेकार बात कर रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पहले तो इस पर एतराज हुआ, फिर बोला कि नहीं भाई इट इज पॉसिबल, तुम तमीज से भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम ये हरकतें करो। और फिर हम इसी को जस्टिफाई करेंगे। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके कितने चैप्टर्स के कितने कितने एरिया साथ साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ वक्त मेरे साथ इसी तरह चलें, फिर मैं आपको बुक पे लेकर आऊँगा, फिर आप रीडिंग कीजिएगा, फिर आप बोलेंगे यार वाकई सर ने कितना डिटेल में इन डेप्थ कवर कराया है। कोई खुद रीडिंग करना चाह रहा हो तो चैप्टर 1 2 3 पे वेलकम है, आप खोलें और शुरू हो जाएं। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, क्लास समझ में आ गई, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? वंस अगेन मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आज आपके कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर लूँगा। मैं सेव करना रह गया था, जिनके पास ना हो वो अपना नाम और May 25 बैच के साथ अपने नंबर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।